Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वितान के पाठ 2 झूझ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। बच्चों, अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 झूझ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ का सार इस प्रकार है। झूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित उपन्यास है। इसी उपन्यास का एक अंश आपकी पाठ्यपुस्तक में झूझ शीर्षक से संकलित है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक की परेशानी। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक दिया और खेती के काम में लगा दिया। खेती में उसे खेतों में पानी देना होता है, कोहलू पर काम करना पड़ता है, परंतु लेखक पढ़ना चाहता है। वह जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आएगा। पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को वह अपने दादा से अर्थात अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह पिटाई कर देंगे। कोहलू का काम समाप्त हो चुका है। लेखक की मां कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी मां को दे रहा था। इस एकांत को देखकर लेखक ने मां से बात करने का उचित अवसर समझकर अपने पढ़ने की बात चला दी। लेखक की मां ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरा दादा तेरे पढ़ने की बात पर जंगली सुअर की तरह घुर्राता है, यानी कि वो बहुत अधिक क्रोधित होता है। लेखक ने मां को सुझाव दिया कि अगर वह दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करे। मां ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे। दत्ताजी राव देसाई से भेंट। रात को दोनों माँ बेटा राव सरकार के घर गए। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं तक की पढ़ाई कर ले। माँ ने दीवार के साथ बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। उसने राव को यह भी बता दिया कि खुद काम से बचने के लिए उसने अपने बेटे को पाठशाला जाने से रोक दिया है। लेखक ने राव जी के भाव अपने विचार अनुकूल देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब भी यदि मुझे पाठशाला भेजा गया तो मैं 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी कर लूंगा और परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा 1 साल बच जाएगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है। दादा की करतूतें सुनकर राव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैं उसे आज ही ठीक करता हूं। राव ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तू भी कोई बहाना बनाकर यहाँ पर आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत कर दिया था, इन्हें सावधान कर दिया था कि हम दोनों के यहाँ आने की बात दादा को न बताए। राव ने कहा तू उसके सामने निडर होकर जो मैं कुछ पूछूं उसका उत्तर देना। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने दादा को यानी कि लेखक के पिता को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ साग भाजी देने गई थी। तब राव साहब ने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, उसे मेरे पास भेजना। लेखक का दादा देसाई के बाड़े के बुलावे को सम्मान समझकर तुरंत चला जाता है। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ ने खाना खाने के लिए उन्हें बुला रही है। राव जी ने लेखक से पूछा कौन सी कक्षा में पढ़ता है तू? तो लेखक ने बताया 5वीं में था, किंतु अब पाठशाला नहीं जाता। क्यों के उत्तर में लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर दिया है, क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया गया है। राव ने लेखक के दादा रत्नाप्पा से जब सच्चाई जाननी चाहिए तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सरकार ने लेखक के दादा को बहुत फटकार लगाई और कहा
कि खुद खुले सांड की तरह घूमता रहता है और अपनी पत्नी और बच्चों को खेती के काम में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। सरकार ने लेखक से कहा कि तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे, मन लगाकर पढ़ और यह साल तुम्हारा बच जाएगा। यदि तुम्हें पाठशाला न जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा आदि खेलने जाने और घर के काम में ध्यान न देने के झूठ मूठ के आरोप भी लगाए। लेखक ने अपने उत्तर में देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। राव जी ने पूछा, तू कभी फेल तो नहीं हुआ? लेखक के मना करने पर उसे कल से ही पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में राव साहब ने रत्नापा को समझाया, दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी, यानी वो भी तैयार हो गए। लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा और खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तथा काम की अधिकता पर कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। लेखक बाहरी अपरिचित के समान बेंच के एक कोने पर जाकर बैठ जाता है। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक की खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की टेबल पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती भी खोल दी। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करने लगे। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से कहकर एक नई टोपी और एक नया कच्छा मंगवाया और स्कूल में वह नेकर पहनकर जाने लगा। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की पिटाई करते थे, अतः कक्षा में शरारतें कम होने लगी। वसंत पाटिल लेखक से आयु में छोटा था किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था, स्वभाव से शांत था, घर से पूरी तैयारी करके आता था, पहली बेंच पर बैठता था, कक्षा में उसका सम्मान था। लेखक ने भी वसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता। मन की एकाग्रता के कारण गणित अब उसे समझ में आने लगी। वसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगा। उसकी वसंत से दोस्ती हो गई। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा नाम से पुकारने लगे। मास्टर के अपनेपन और बसंत की मित्रता के कारण उसका अब पाठशाला में मन लगने लगा। सौंदलगेकर मराठी के एक अध्यापक थे। वे बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत सी कविताएं कंठस्थ याद थी। उनका गला बहुत सुरीला था। छंद और लय का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय करके भाव बोध करा देते थे। वे स्वयं भी कविता लिखते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी लिखी हुई कविताएं भी वह सुना देते थे। लेखक बहुत ही ध्यानपूर्वक उनकी कविता को सुनता था। जब लेखक खेत पर पानी लगाता या पशुओं को चराने जाता था तब वह एकांत में कविताओं को मास्टर जी के हाव भाव और उसी गति के साथ, उसी लय के साथ, उसी उतार चढ़ाव के अनुसार गाता। मास्टर जी की तरह ही अभिनय करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह ही अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव हुआ कि अब उसे पानी लगाते या पशुओं को चराते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगा और उसे एकांत अब बहुत अच्छा लगने लगा था। लेखक ऊंची आवाज में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी तो नाचने भी लगता था। लेखक ने कविता की अपनी पद्धति सीख ली। लेखक मास्टर जी की अपेक्षा ज्यादा अभिनय से गाने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर जी को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं के बालकों के सामने उससे वो कविता गवाई। पाठशाला के एक समारोह में भी उसने उन कविताओं को गाया। मास्टर सौंदलगेकर स्वयं कविता करते थे।
अनेक कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे कवियों के संस्मरण भी लेखक को सुनाते थे। इससे लेखक की कवियों के बारे में धारणा बनी कि कवि भी अपने जैसे ही हाड़ मांस के और क्रोध लोभ वाला एक मनुष्य ही होता है। अतः लेखक ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज पेंसिल नहीं होती तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर ही वो कविता लिख देता था या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख देता था, और जब वो याद हो जाती थी तो वो उसे वापस पहुंच देता था। लेखक अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाता था। मास्टर जी उसे कविता का शास्त्र समझाते। छंद, लय, अलंकारों का ज्ञान भी मास्टर जी ने उसे कराया। शुद्ध लेखन के नियम उसे बताए। लेखक को तरह तरह की पुस्तकें भी वो देते थे पढ़ने के लिए। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे यानी बहुत से तरीके सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उसकी मराठी भाषा भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। शब्दों का महत्व अब समझ में आया। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से देखने का उसका अभ्यास भी बढ़ा और अब वह भी मास्टर जी की तरह ही नई नई कविताओं की रचना करने लगा। तो बच्चों, यह है लेखक की जीवन यात्रा, उसके संघर्ष की कहानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। आई थिंक बच्चों आपको पाठ का सार समझ में आ गया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।